तो हम लोग बेसिकली प्रीवियस लेक्चर के अंदर बात कर रहे थे कुछ कि एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन क्या रहता है, सिग्निफिकेंस क्या है एग्रीकल्चर की इंडियन इकोनॉमी के लिए। हमने देखा था रोज़गार के लिए एक साधन का काम करता है एग्रीकल्चर सेक्टर। उसके बाद जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, वो अलग बात है कि सिर्फ 18 to 20% ही कंट्रीब्यूट करता है, जबकि 50% से ज़्यादा आबादी जो है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली एंगेज है एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। फूड सिक्योरिटी के लिए एक काफ़ी बढ़िया माध्यम है देश का बफर स्टॉक को मेंटेन करने के लिए, फूड सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए। हमें इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़े बल्कि हम एक्सपोर्ट कर सकें, तो इसके लिए एग्रीकल्चर सेक्टर एक बहुत बढ़िया चीज़ है, एक वरदान है इंडियन इकोनॉमी के लिए, स्पेशली आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है। फिर हमने ये भी देखा था कि अगर हम लोग प्रीवियस ईयर के इस साल के इकोनॉमिक सर्वे को देखें तो हमें ये पता लगता है हमारे देश में अगर सारे फूड ग्रेन्स की बात करें तो उस फूड ग्रेन्स में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है हमारे देश में राइस। सारी दालों की बात करें तो सबसे ज़्यादा उनमें प्रोड्यूस होता है काला चना। ऑयल सीड्स की बात करें तो उनमें सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है सोयाबीन। और टोटल फूड ग्रेन की प्रोडक्शन को अगर हम लोग देखें 323 मिलियन टन्स। इससे ज़्यादा जो प्रोडक्शन है वो हमारे देश में हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स की प्रोडक्शन है, जो कि है 342.33 मिलियन टन्स। ठीक है। इसके अलावा इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है दूध का, दालों का, ठीक है, और जूट का। और सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस का, फीड का, शुगर केन का, ग्राउंडनट का, हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स का और कॉटन का। लीडिंग प्रोड्यूसर भी है मसालों का, मछलियों का उत्पादन यहाँ पर होता है, पोल्ट्री, लाइफ स्टॉक, प्लांटेशन क्रॉप्स। ठीक है। इसके अलावा और क्या सिग्निफिकेंस है एग्रीकल्चर के इंडियन इकोनॉमी के लिए? इट ऑल्सो बेनिफिट इंडस्ट्रीज। एग्रीकल्चर जो है ये इंडियन इकोनॉमी में प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है। ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है बड़ी सारी इंडस्ट्रीज को, लाइक फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टी इंडस्ट्री एंड कॉफी इंडस्ट्री। जो डिमांड है रॉ मटेरियल्स की वो बढ़ती चली जा रही है रिसेंट ईयर्स में। जिस तरीके से बिजनेस इस्टेब्लिश हो रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं अपने आप को, और ये बिजनेस एक्सपेंड हो रहे हैं, वो इस्टेब्लिश कर रहे हैं अपने आप को, ये वाली बात तो हमें समझ में आती है। लेकिन रॉ मटेरियल्स की डिमांड बेसिकली किस बेस पे बढ़ती चली जा रही है? बिकॉज ऑफ राइज इन पॉपुलेशन। ये जो ग्रोइंग डिमांड है इसको सिर्फ मीट करा जा सकता है बाय इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, जैसे कि हमने फूड सिक्योरिटी के कंटेक्स्ट में भी देखा। सरप्लस लेबर जो है फ्रॉम द एग्रीकल्चर सेक्टर वो माइग्रेट कर जाती है टू द इंडस्ट्रियल सेक्टर स्पेशली, यानी कि हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं प्राइमरी सेक्टर से लेबर कहाँ पर मूव करती है? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, इंडस्ट्रियल सेक्टर। ठीक है। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर एक बात करी थी, मैंने आपको एक फिगर दिखाया था इसका, कि 2001 में तो हमारे देश की टोटल वर्कफोर्स में से 58% जो लोग थे, 58.2% टू बी प्रिसाइज, वो एंगेज थे एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर डायरेक्टली इंडायरेक्टली। जब नेक्स्ट सेंसस आता है 10 साल बाद 2011 का, वो हमें बताता है कि 54.6% लगभग 55% जो लोग हैं वो एंगेज हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। यानी कि 58% से हमें गिरावट देखने को मिलती है टू 55%। ये जो 3% की जो गिरावट है, ये 3% जो पॉपुलेशन है, इसको किसने एब्जॉर्ब करा? या तो इसको एब्जॉर्ब करा होगा सेकेंडरी सेक्टर ने या टर्शरी सेक्टर ने। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं टर्शरी सेक्टर के लिए स्किल रिक्वायरमेंट के साथ साथ डिग्री वगैरह भी चाहिए होती है, तो हम बेसिकली ये मानते हैं कि ज़्यादातर जो है इस 2% में से भी 2.5% लगभग गए होंगे सेकेंडरी सेक्टर में, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, और आधा % गए होंगे टर्शरी सेक्टर में, वो भी शायद से। ठीक है। रूरल डिमांड जो है ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल, मतलब गांव की तरफ से जो डिमांड आती है गुड्स एंड सर्विसेज की, ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये वाला फैक्टर इन द प्रोडक्शन एंड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स प्रोडक्शन। 70% जो हमारे देश में आबादी है जो कि गांव में रह रही है, वो आज भी एग्रीकल्चर और जो उससे जुड़ी जो एक्टिविटीज़ है, लीड एक्टिविटीज़ हैं,
उसके अंदर एंगेज है अपने लाइवलीहुड का गुजारा करने के लिए, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। एग्रीकल्चर जो है इट ऑल्सो प्रोपेल सम ऑफ द इंडस्ट्रीज वर्किंग इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एग्रीकल्चर इनपुट्स लाइक सीड्स, फर्टिलाइजर्स। यानी कि एग्रीकल्चर जो है दूसरी इंडस्ट्रीज को जो कि एग्रीकल्चर इनपुट्स के अंदर एंगेज हैं, जो बनाते हैं एग्रीकल्चर इनपुट्स को, उसको भी बढ़ावा देने का काम करता है एग्रीकल्चर सेक्टर। लाइक सीड्स, मतलब जो वो इंडस्ट्री जो कि बना रही है इन सब चीज़ों को जिसके मैं नाम ले रहा हूँ, सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, वीडिसाइड्स, एग्रीकल्चरल मशीनरी, ट्रैक्टर्स एंड सो ऑन, हार्वेस्टर्स, ट्रैक्टर्स, इसके अंदर जो है सीडर्स, बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। फिर जो है अगर हम बात करें, एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट करता है हमारे देश के लिए, मतलब हमारे देश को कंट्रीब्यूट करता है फॉर एक्सपोर्टिंग एग्रीकल्चर गुड्स, एग्रीकल्चर कमोडिटीज़। जैसा कि हम बात कर रहे थे, इंटरनेशनल मार्केट में आजकल एक फ्रूट जो है वो काफ़ी ज़्यादा छाया हुआ है और उसका हॉर्टिकल्चरल प्रोडक्शन हमारा देश करता है ताकि वो इंटरनेशनल व्यापार के काम आ सके। कौन सा फ्रूट है वो? ड्रैगन फ्रूट। अब जो फार्मर्स इसे ग्रो कर रहे होंगे, ठीक है, तो उनको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा होगा ना अगर इंटरनेशनल मार्केट में अगर इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है और उनको अगर रास्ता पता है कि कैसे हमें जो है वो पहुंचाना है दूसरी कंट्रीज तक, ठीक है, या इसका व्यापार कैसे करना है। इसके अलावा अगर किसी भी चीज़ का एक्सपोर्ट होता है तो आपने बैलेंस ऑफ पेमेंट वाले चैप्टर के अंदर रिसेंटली पढ़ा, मैं उसको कहाँ पर रिकॉर्ड करूँगा? क्रेडिट साइड के डेबिट साइड? क्रेडिट साइड। सिंबल इसका क्या होगा? पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो इंडिया जो है, इंडिया इज़ अ नेट एक्सपोर्टर ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। मेजर एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जो इंडिया से होता है वो क्या क्या होता है? चावल। अब यहाँ पर देख लो, बासमती चावल भी और नॉन बासमती चावल भी। मरीन प्रोडक्ट्स, शुगर, स्पाइसेस, बफेलो मीट, रॉ कॉटन। इंडियन एग्रीकल्चरल, हॉर्टिकल्चरल और जो प्रोसेस फूड्स हैं, ये 100 से भी ज़्यादा कंट्रीज और रीजन्स में एक्सपोर्ट करे जाते हैं। और सबसे ज़्यादा हमारा ये जो एग्रीकल्चरल गुड्स जो जाते हैं, जो एग्रीकल्चर कमोडिटीज जो जाती हैं, वो यूएसए में जाती हैं। ये मेजर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है 2020-21 के लिए, फॉलोड बाय अदर डेस्टिनेशंस लाइक चाइना, बांग्लादेश, यूएई, वियतनाम और सऊदी अरेबिया। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, यूपीएससी इस तरीके के क्वेश्चन पूछता है। मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था, यहाँ पर ये राइस वाला जो क्वेश्चन था प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने इसको दिखाया था। अमंग द फॉलोइंग विच वन इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड इन द लास्ट 5 ईयर? ठीक है, और यहाँ पर अभी हम क्या पढ़ रहे हैं कि जो इंडिया है, मेजर एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जो इंडिया से होते हैं इंक्लूड राइस, बोथ बासमती एंड नॉन बासमती। लेकिन आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि लार्जेस्ट एक्सपोर्टर जो है राइस का लास्ट 5 ईयर्स में वर्ल्ड में वो है इंडिया। ठीक है, 2019 का प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, आंसर इज इंडिया। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो है दे हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड अबाउट 12% ऑफ द टोटल मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स। और मर्केंडाइज का मतलब आप क्या होता है, आप क्या समझते हो बैलेंस ऑफ पेमेंट को चैप्टर को करने के बाद? गुड्स, विजिबल आइटम्स या फिर विजिबल आइटम्स, एक और नाम टेंजिबल आइटम्स। ठीक है, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो है दे हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड अबाउट 12% ऑफ द टोटल मर्केंडाइज एक्सपोर्ट। टोटल जितना भी गुड्स एक्सपोर्ट हुआ है ना हमारे देश में 2021-22 में, उनमें से जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं 12% उनकी जगह रही है। उसी साल 2021-22 में इंडिया विटनेस्ड हाईएस्ट एवर एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स विच क्रॉस्ड $50 बिलियन, इससे भी ज़्यादा, फॉर फर्स्ट टाइम एवर। तो उसी सेम साल क्या हुआ था, इंडिया विटनेस्ड हाईएस्ट एवर एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जो कि $50 बिलियन को क्रॉस कर गया पहली बार ग्लोबली। अगर इंडिया की पोजीशन की बात करें हम लोग, तो इंडिया जो है वो 8वें स्थान पर आता है इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स। पूरे ग्लोबली जितने भी कंट्रीज अपने अपने देशों से एग्रीकल्चर गुड्स को एक्सपोर्ट करती हैं, आई रिपीट, दुनिया भर में जितने भी देश हैं उनके जिन देशों के अंदर खेती बाड़ी है, अपने देश से वो जो भी एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट करते हैं,
अगर हम ऐसे सारे देशों को मिला लें और टोटल परसेंटेज देखें उनके एग्रीकल्चर गुड्स के एक्सपोर्ट का, उसमें से 2.33% शेयर जो है वो इंडिया का है। और ये छोटा मोटा नंबर नहीं है, ये लगभग 2.33% शेयर इंडिया को 8वां स्थान देता है इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स। ये बात समझ में आई मैंने क्या कही? मैं ये बताना चाह रहा हूँ एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट के मामले में ये नंबर कम नहीं होता है 2.33%। ग्लोबली जितने एग्रीकल्चर गुड्स का एक्सपोर्ट होता है, भारत से उस टोटल मेजर शेयर का 2.33% जो है वो दुनिया भर में घूमता है। और ये जो आंकड़ा है ये इंडिया को 8वां स्थान दिलवाता है कि इंडिया 8th ऐसी मेजर कंट्री है जो एग्रीकल्चर गुड्स को, कमोडिटीज़ को, आइटम्स को, क्रॉप्स को, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स को, मीट, फिशरीज, सेरिकल्चर, पिसिकल्चर, एपीकल्चर, जो भी चीज़ें एग्रीकल्चरल एलिड एक्टिविटी से जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं, कमोडिटीज़ होते हैं, भारत जो है उनको एक्सपोर्ट करता है और उससे इनकम प्राप्त करता है, जिसकी वजह से भारत का बैलेंस ऑफ पेमेंट तो फेवरेबल होता है, इंडिया की जीडीपी में कंट्रीब्यूशन होता है और उसकी वजह से लोगों को रोजगार वगैरह भी मिलता है। तो टॉप 5 एक्सपोर्टेड एग्रीकल्चर कमोडिटीज जो 2021-22 में रही है, भारत ने सबसे ज़्यादा क्या क्या चीज़ें बेची हैं। अब देखो, हमारे यहाँ गाय, भैंस और कुल मिलाकर जो बीफ है, कितनी कंट्रोवर्सी चलती है बीफ के ऊपर। अभी आप यहाँ पर ये देखो, मेजर टॉप 5 मेजर एग्रीकल्चर कमोडिटीज जो कि भारत ने एक्सपोर्ट करी है 2021-22 में, उनमें से रहा है एक राइस, मरीन प्रोडक्ट्स, शुगर, स्पाइसेस और बफेलो मीट। गल्फ कंट्रीज में सबसे ज्यादा जो बफेलो मीट, जो बीफ जाता है वो भारत से जाता है। ठीक है, और ये है हमारे देश का दोगलापन। और दीज आर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ द रिस्पेक्टिव एक्सपोर्ट वैल्यू, यानी कि एक और चीज़ आपको पता लग गई, सबसे ज़्यादा वैल्यू का जो एक्सपोर्ट हुआ है हमारे देश में वो हुआ है राइस का, उसके बाद मरीन प्रोडक्ट्स का, फिर उसके बाद आपका चीनी, फिर मसाले, और नंबर 5 पे जिसकी जगह है वो है बफेलो मीट। ये सारी बातें आपको याद रखनी है, जैसा कि मैं आपको यहाँ पर भी बता रहा था कि टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन के मामले में सबसे ज़्यादा चावल, फिर व्हीट, फिर मिलेट्स, फिर मेस। दालों के मामले में काले चने सबसे ज़्यादा। ऑयल सीड्स की प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा सोयाबीन, फिर रेप सीड, मस्टर्ड और ग्राउंड नट। ठीक है, रेप सीड और मस्टर्ड को साथ में इसलिए लिखा हुआ है बिकॉज कि उसी का पार्ट होता है काइंड ऑफ, मैंने आपको बताया था, और दोनों का कंट्रीब्यूशन लगभग सेम रहता है। फिर शुगर केन हो गया, गन्ना हो गया, और उसके बाद अगर हम लोग बात करें, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर रहा है हमारा देश मिल्क, पल्सेस और जूट के मामले में। ये दिख नहीं रहा होगा आपको, इधर लिख लो, हाँ, मिल्क पल्सेस और जूट के मामले में सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर रहा है वीट का, राइस का, शुगर केन, ग्राउंड नट, हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स एंड कॉटन। ठीक है, इसके अलावा मसाले, फिश, पोल्ट्री, लाइवस्टॉक, प्लांटेशन क्रॉप्स भी। फिर और क्या कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर सेक्टर का हमारे देश में, इंडियन इकोनॉमी में? रूरल डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर जो है, इट प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज विच आर क्रूशियल फॉर बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, क्योंकि ऐसे तो फिर शहरों का ही विकास होता रहेगा, गांव जो है वो पिछड़ गांव जो है वो पिछड़ कर रह जाएंगे। ठीक है, इट हेल्प्स टू इम्प्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ फार्मर्स एंड रूरल कम्युनिटीज, उनकी गरीबी को दूर करके। खेती बाड़ी जो है, इट कॉन्स्टिट्यूट्स अ प्राइम सोर्स फॉर लाइवलीहुड एंड फूड फॉर फार्मर्स एंड अदर विलेजर्स। लगभग 70% हमारे देश भर में गांव में रहने वाले जो लोग हैं वो आज भी एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर एंड एलिड एक्टिविटीज़ अपनी इनकम के लिए। एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट जो है, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, एंड डेवलपमेंट इन एनी वन विल कॉन्सिक्वेंटली लीड टू द इम्प्रूवमेंट ऑफ द अदर। अगर एग्रीकल्चर जो है वो इम्प्रूव होता है, एग्रीकल्चर जो है अगर उसकी कंडीशन इम्प्रूव होता है, उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, तो उससे गांव में भी डेवलपमेंट आएगी। ठीक है, और अगर
ये डिक्लाइनिंग फेज पे चला जाता है तो रूरल डेवलपमेंट भी इससे कम हो जा रही है, ठीक है। या रूरल डेवलपमेंट कम हो जाए तो वो इंडिकेट कर रहा है कि हाँ एग्रीकल्चर सेक्टर इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है इस एरिया के अंदर। ऑन द अदर हैंड अ पुअर स्टेट ऑफ एनी ऑफ देम विल एडवर्सली इफेक्ट द अदर, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। लास्ट है इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर। अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, इंडियन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है, क्यूमुलेटिवली का मतलब होता है धीरे धीरे करके लीप्स एंड बाउंड्स में, ऐसे 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 हर एक स्टेप पर जब धीरे धीरे कर एक ग्रोथ होती रहती है, तो वो ये हमें बता रहा है कि हमारी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है इट हैज़ अट्रैक्टेड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लो ऑफ अबाउट 10.43 बिलियन US डॉलर, 10.43 बिलियन US डॉलर अप्रैल 2000 से लेकर जून 2021 तक। 2017 से 2020 तक इंडिया ने लगभग, ये सिंबल है यानी कि ये कहने के लिए कि लगभग अराउंड 1 बिलियन US डॉलर जो है वो रिसीव किए थे इन एग्रीटेक फंडिंग, एग्रीकल्चर के अंदर टेक्नोलॉजी पेनिट्रेशन के लिए। विद सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट फ्रॉम द इन्वेस्टर्स, इंडिया जो है उसका स्थान तीसरा है इन टर्म्स ऑफ एग्रीटेक फंडिंग के, जहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर टेक्नोलॉजी की बात होती है। और इसी को हम लोग कहते हैं ना, मैंने आपको सिलेबस दिखाया था, सिलेबस में ये कहाँ पर आप लिखोगे इसको, टेक्नोलॉजी मिशन इन एग्रीकल्चर, राइट। 2025 तक ऐसा अनुमान है हमारा कि इंडियन एग्रीटेक कंपनीज जो है, देख रहे हो, इंडियन एग्रीटेक कंपनीज एग्रीकल्चर के अंदर, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो टेक्नोलॉजी पेनिट्रेशन की बात करती हैं जो कंपनीज, दे आर लाइकली टू विटनेस इन्वेस्टमेंट्स वर्थ 30 to 35 बिलियन US डॉलर। बाहर से FDI इनफ्लो और बाहर की कंपनीज ने यहाँ पर इंटरेस्ट इसलिए दिखाया है हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, बिकॉज इंडिया जो है बहुत सारी मेजर कंट्रीज का एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ के मामले में एक मेजर एक्सपोर्टर है। और वो कंपनीज या उन कंट्रीज़ की जो कंपनीज है वो कतई नहीं चाहती, कैसे भी नहीं चाहती हैं कि अगर वो टेक्नोलॉजिकल नो हाउ जानते हैं, वो जानते हैं कि ये टेक्नोलॉजी इंडिया की प्रोडक्टिविटी को और बढ़ा सकती है और अच्छे ड्रैगन फ्रूट्स की क्वालिटी हो सकती है, या भारत जो भी चावल, मसाले, चीनी और बफेलो मीट जो भेज रहा है, ये इसके अंदर और क्वालिटी इंप्रूवमेंट के साथ इसको भेजा जा सकता है। तो इंडिया की हेल्प करी जाए ताकि उन कंट्रीज़ के अंदर जो इस प्रकार की एडिबल चीज़ें जो जा रही हैं वो और न्यूट्रिशियस हो, वो और ज़्यादा अच्छी क्वालिटी हो, उनकी अच्छी क्वांटिटी में प्रोड्यूस हो, और भारत का ये जो एक बूस्टिंग फेज़ है ये कैसे भी करके सबसाइड ना हो जाए या फिर हॉल्ट वाली कंडीशन पर ना आ जाए, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ चैलेंजेस भी एसोसिएटेड है भारत में एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ। भारत में जो एग्रीकल्चर है इट फेसेस सीवियर चैलेंजेस। वो क्या है? स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स। ये आपको पता है लैंड साइज बहुत छोटा है हमारे देश में। ये किस वजह से, आप बता दो मुझे, अब तो आप सब कुछ जानते ही हो उसके बारे में। हाँ, फ्रेगमेंट वो तो लिखा ही हुआ है कि लैंड होल्डिंग्स की फ्रेगमेंटेशन है, लेकिन मैं जॉइंट फैमिली सिस्टम या फिर लार्ज साइज ऑफ द फैमिली, जिसके बाद आगे वाली जनरेशन्स को जो एक बड़ी ज़मीन भी होती है, लेकिन आने वाली जनरेशन को जब वो बांट कर मिलेगी, चाचा के बेटे को, ताऊ जी के बेटे को, बच्चों को, पापा के बच्चों को, तो वो छोटे 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 टुकड़ों में डिवाइड होगी, है ना। तो जो साइज है लैंड होल्डिंग्स का, इट हैव द साइज ऑफ लैंड होल्डिंग्स हैव कॉन्टिन्यूसली बीन डिक्लाइनिंग और इट इज़ एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन फर्दर। इसके पीछे इकलौता रीज़न क्या है कि कॉन्टिन्यूसली डिक्लाइन हो रही है, ये एक्सपेक्टेशन है कि और ज़्यादा डिक्लाइन होगी जॉइंट या फिर लार्ज family structure या size. For example, average size, the average size of an average size of operational holdings, it has declined from 2.28 हेक्टर्स जो कि 1970 से 71 तक था, अब ये कम हो गया है, हाफ से भी कम होकर रह गया 1.08 हेक्टर्स 2015-16 में। ये जो बताया जा रहा है एवरेज साइज ऑफ ऑपरेशनल होल्डिंग्स, ठीक है।
एवरेज साइज ऑफ ऑपरेशनल होल्डिंग्स, इसका मतलब क्या, ऑपरेशनल होल्डिंग्स क्या होती है, जहां पर एग्रीकल्चर और एलिड एक्टिविटीज ऑपरेट कर रही है ना, वो जमीन जो है उस पर कोई ना कोई प्रकार की खेती बाड़ी या उसके साथ कुछ एसोसिएटेड जो एक्टिविटीज है वो हो रही है, राइट। तो भारत के अंदर जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, आपको पता है ज़्यादातर जो किसान या किसान के परिवार जो हमें देखने को मिलते हैं वो छोटे और मझले किसान हैं। उनके पास छोटे छोटी ज़मीनें हैं, दे आर स्मॉल लैंड होल्डर्स, ठीक है। वो मार्जिनल फार्मर्स हैं, स्मॉल फार्मर्स हैं। उनका जो फार्म साइज है, जो लैंड होल्डिंग्स है, वो भी छोटी छोटी है। तो ओवर द पास्ट सेवरल डिकेड्स नंबर ऑफ फार्म होल्डिंग्स हैव इंक्रीज्ड while द एरिया अंडर फार्मिंग हैज डिक्लाइंड। यानी कि नंबर ऑफ फार्म होल्डिंग्स ये इंक्रीज हुए हैं वाइल द एरिया अंडर फार्मिंग हैज डिक्लाइंड। फार्म होल्डिंग क्यों इंक्रीज हो गए, बताओ। इस लाइन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ, मैं रिपीट कर रहा हूं, नंबर ऑफ फार्म होल्डिंग्स हैव इंक्रीज्ड बट एरिया अंडर फार्मिंग हैज डिक्लाइंड। फार्म होल्डिंग कैसे इंक्रीज होने लगे, हम तो ये रूल पढ़ रहे थे कि जमीन को तो खींचे ही नहीं जा सकता, उसको तो स्ट्रेच आउट ही नहीं करा जा सकता, तो ये फार्म होल्डिंग कैसे बढ़ गए। हाँ शैनी, गुड। ओनरशिप जो है वो बढ़ गई ना फ्रेगमेंटेशन की वजह से, ये जॉइंट फैमिली सिस्टम की वजह से। जैसे कि अभी मैंने बताया, पापा, ताऊ जी, चाचा, उन सबके बच्चों के बीच में जो लैंड जो डिवाइड होगा, तो एक एक के नाम पर जो अब ज़मीन आ गई है वो तो ज़्यादा ही होगी ना। तो नंबर ऑफ फार्म होल्डिंग्स ऐसे बढ़ गए। अब देखो नंबर ऑफ फार्म होल्डिंग्स यहाँ पर जो देखा जा रहा है शैनी, यहाँ पर कोई साइज़ की बात तो करी नहीं जा रही है, ये तो वही वाली बात होगी। 10 एकड़ का, हेक्टर का जो लैंड है वो 10 बच्चों में बांट दिया गया, 10 लोगों में बांट दिया गया, एक एक हेक्टर। तो अभी जो वो जमीन काउंट हो रही थी, हेक्टर को हटा दो, एकड़ को हटा दो, एक ही जमीन तो काउंट हो रही थी, लेकिन अब उस एक जमीन से कितनी जमीन काउंट हो रही है, 10 लैंड साइजेस जो हैं, 10 जो लैंड है वो बेसिकली वो काउंट हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन एरिया अंडर फार्मिंग हैज डिक्लाइंड, ऐसा क्यों। ये इतना बड़ा एरिया है, ये पहले एक ही लैंड साइज में काउंट हो रहा था, लेकिन अगर मैं इसके टुकड़े कर दूं, अभी कितने बन गए, पहली जनरेशन के बीच में डिवाइड हुआ है, कितने बन गए, 2। अब 4, अब अब 8, ठीक है। ऐसे करके समझ रहे हो, जैसे जैसे पीढ़ी आगे बढ़ती जाएगी ये फार्म होल्डिंग के जो साइज है वो कम होते चलेंगे। तो लेकिन इसके नंबर बढ़ रहे हैं। अब ये साइज कैसा था, ये पहले इकलौता था, ये एक ऐसा लैंड, ये इकलौता एक ऐसा लैंड है जिसपे खेती बाड़ी हो रही है, ठीक है। लेकिन अब जैसे अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं, हो गया ना, एक एक का जो लैंड साइजिंग है, एक एक के पास जो लैंड साइजिंग है वो कम नहीं हो गई है, देखो। क्लियर हुआ। ये वाली लाइन क्लियर हुई। नंबर ऑफ फार्म होल्डिंग्स हैव इंक्रीज्ड बट द एरिया अंडर फार्मिंग हैज डिक्लाइंड। दिस हैज लेड टू रिडक्शन इन द एवरेज साइज ऑफ लैंड होल्डिंग। रिडक्शन, एरिया अंडर फार्मिंग हैज डिक्लाइंड। हाँ हाँ बताओ ईशा। शाइनी, हाँ शाइनी। नहीं नहीं नहीं, एरिया अंडर, जो ये वाली जो बात, ये वाली कह रहा हूँ एरिया, अच्छा एरिया अंडर फार्मिंग हैज डिक्लाइंड, ये पर इंडिविजुअल फार्मर के हिसाब से बात कर रहा है राइटर। हाँ, उसके पास मतलब जो अभी तक एक फैमिली के पास एक एरिया होना चाहिए था, अब वो नहीं रह गया। जैसे जरूरी है कि आप अपने चाचा के साथ, चाचा के बेटों के साथ आगे चलकर वो फार्मिंग करोगे, या फिर आपके बच्चे या उनके बच्चे आगे चलकर मान जाएंगे। एरिया अंडर फार्मिंग जितना पहले की जैसे आप 4 जनरेशन पहले चले जाओ शायद, जब देश आजाद हुआ था हमारा, काइंड ऑफ 3 जनरेशन पहले चले जाओ, 3-4 जनरेशन पहले, तब एक एक किसानों के पास बड़ी बड़ी जमीन हो सकती थी ना, होती होती भी होगी, लेकिन अब वो डिवाइड हो रही है कि नहीं। अब जैसे इसी को देख लो, एक कंसेप्ट समझाता हूँ, मतलब एक रियल बात बताता हूँ।
जैसे अ, मेरे दादाजी के तो कोई भाई बहन थे नहीं, ठीक है, लेकिन मेरे पापा को मिलाकर और चाचा को मिलाकर ये लोग 5 भाई हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है कि ये ज़मीन है, मतलब मान लो अभी इकलौते हमारे पूरे के पूरे खेत हैं। अभी किसी ने अपने अपने नाम पर कोई खेती नहीं करवा रखी, कुछ भी नहीं करवा रखी है। आगे जाकर जब सत्ता मेरे हाथ में आएगी, ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है, मैं बार बार ग्वालियर जा जाके खेत तो नहीं देखने वाला, या बफेलो लैंड्स फार्म लैंड्स तो नहीं देखने वाला। मैं अपना हिस्सा लेकर अलग हो जाऊंगा। इतना पार्ट जो भी मेरे पापा के नाम पे जो भी है, 8-12 करोड़ रुपए, 20 करोड़ रुपए, वो लेकर मैंने साइड हो जाना है। इतना पार्ट। अब अगर मेरे कजन साथ में खेती करना चाहें, जो भी करना चाहें, वो उनकी मर्जी भाई। लेकिन मैंने इससे 1/4 लैंड का पार्ट तो छीन लिया ना। छीन क्या लिया, मतलब मैंने अपना हिस्सा ले लिया काइंड ऑफ। लेकिन उनके लिए अब ये देख रहे हो, एरिया अंडर फार्मिंग डिक्लाइन हुआ है क्या, नहीं हुआ है? मैंने इतने पार्ट को उड़ा दिया, बेच दिया मैंने। और मैं दिल्ली में मकान, मतलब मेरे बहुत अलग प्लान है। मान लो कि मैं नहीं चाहता कि ग्वालियर जाकर यार बार बार देखना पड़े। मैं राशन तो बाजार से भी खरीद लूंगा। मैं बल्कि उस ज़मीन को बेचकर दिल्ली जैसी जगह में, चंडीगढ़ जैसी जगह में, मुंबई जैसी जगह में अगर प्लॉट बनवाऊँ, बंगलो बनवाऊँ, फ्लैट्स बनवाऊँ, उसको किराए पर चढ़ा दूँ, 4-4 ऐसे 3 कोठियाँ खड़ी कर दूँ और 4-4 फ्लोर उसके बनवा दूँ, और एक में खुद रहूँ, बाकी 12 फ्लोर्स को मैं किराए पर चढ़ा दूँ। मेरे पास एग्रीकल्चर से ज़्यादा इनकम आने लगेगी। मेरा दिमाग इन्वेस्टमेंट का कहीं और मतलब वर्क कर रहा है, मान लो। लेकिन उनके लिए तो ये चीज़ हुई कि नहीं हुई, एरिया अंडर फार्मिंग इज डिक्लाइंड और नॉट? पहले उनको इतना हिस्से का भी खेत, अनाज, सरसों, गेहूं, चावल, बाजरा, मक्का, ये सब कुछ मिल जाता था। लेकिन दिपांग वाला हिस्सा इतना गायब हो गया। अब उनके पास सिर्फ यही वाला हिस्सा पड़ा हुआ है। समझ रहे हो, ये चीज़ है। और मैं अगर मान जाऊं इस चीज़ के लिए कि हाँ नहीं, बेचते नहीं यार, हमारी पुश्तैनी ज़मीन है, कोई बात नहीं, हम लोग अपना तो कमा ही रहे हैं, क्या जरूरत है खेती बाड़ी वगैरह बेचने की। आगे चलकर एग्रीकल्चर लैंड्स वगैरह की बहुत किल्लत होगी, दुनिया में फूड इनसिक्योरिटी आने वाली है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, अनाज का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, एमएसपी सरकार इंक्रीज करेगी, हम लोग बैठे बैठे यहाँ से खाते रहेंगे। कल को कुछ भी सारा तहस नहस भी हो गया, एटलीस्ट रोटी तो जाएगी पेट में। सब्सिस्टेंस फार्मिंग तो कर सकते हैं कम से कम। अगर ये मेरा दिमाग काम कर रहा है तो फिर ये डिक्लाइन नहीं होगा फार्मिंग के अंदर। फिर तो फार्म होल्डिंग्स भी नंबर के अंदर डिक्रीज नहीं होगी। ये अंडरस्टैंडिंग वाली बात है। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ, चलो मैं मान जाऊंगा, मेरे जो कजन है वो मान जाएंगे। लेकिन मैं कैसे गारंटी ले लूँ कि मेरे बच्चे या उनके बच्चे के मेरे बच्चों और उनके बच्चों के बीच में आपसी सहमति ये रहेगी आने वाली जनरेशन के अंदर कि नहीं? और ये बहुत सारी फैमिलीज में होता है ना, ये प्रॉपर्टी को लेकर तो मर्डर हो जाते हैं सगे भाइयों में। होता है कि नहीं होता ऐसा? अभी यूपी के अंदर एक केस हुआ था कुछ साल पहले, 2017-16 की बात है। द हिंदू ने उसकी कवरेज करी थी, इंडियन एक्सप्रेस ने भी करी थी। क्या हुआ था, एक खेत से कुछ सोने के तसले मिले थे गड़े हुए एक फार्मर को अपनी ज़मीन से। वो मतलब टिलिंग कर रहे होंगे, बड़े सालों से कर रहे होंगे, लेकिन इस बार उन्होंने सोचा कि सॉइल को बहुत प्रॉपर तरीके से अपटर्न करते हैं। तो पहली बार वो ट्रैक्टर लेकर आए, ट्रैक्टर के पीछे वो जो 4 किले वाला जो इंस्ट्रूमेंट लगा रहता है उन्होंने वो यूज़ करा। तो टिलिंग करते करते उनको सोने के तसले मिले, 6-7-12 तसले मिले कुछ। 4 भाई थे, चारों में आपस में लड़ाई हो गई। एक ने तीनों का मर्डर कर दिया, और वो जेल में अभी तक, उसको जेल हो गई 7.5 साल की। और वो तसले सरकार को तुमने बताया नहीं कि तुम्हारे लैंड से ये जो ऐसी चीज़ मिली है, यूनिक एंटीक आइटम मिला है, उसके तहत भी उसके ऊपर पेनल्टी लगी। वो जेल भी चला गया और कुछ भी नहीं मिला फिर उसको शेयर। और 3 भाई मारे भी गए, ऑल्सो ड्यू टू अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन, अच्छा ये जो आप ये वाला पॉइंट कह रहे हो ना श्रेया, ये जो शाइनी पूछ रही थी, एरिया अंडर फार्मिंग इज डिक्लाइंड। अब जैसे वही मान लो ना, अर्बनाइजेशन वाली बात ही तो मैं कर रहा था यार। मैं ग्वालियर जाकर बार बार नहीं देख सकता ना। मैं ग्वालियर जाकर या फिर आगे चलकर मैं अपनी बीवी को बोलूँ कि चलो यार हम कुछ दिन ना खेती बाड़ी इलाके के आसपास रहेंगे। तो मैं फिर भी, हो सकता है कि गांव से जुड़ा एक व्यक्ति हूँ जो मान ले इस चीज़ को, चल कोई बात नहीं, प्रॉपर्टी वाली बात है, पुश्तैनी ज़मीन की बात है। लेकिन ये लगाव मैं अपने बच्चों में और अपनी बीवी में कैसे लेकर आऊँगा? मैं तो नहीं कर सकता किसी को प्रेशराइज के, जहाँ पर मैं 1-1.5 महीने टाइम गुजार रहा हूँ, वो सामने वाला पर्सन कि भले वो मेरे बच्चे हैं, मेरी बीवी है, तो ज़बरदस्ती वो मेरे साथ रहे। तो अगर हमें शहर में ही रहना है, तो फिर कल को हो सकता है मेरी वाइफ भी मुझे समझाए, मैं अपनी वाइफ को समझाऊं कि क्या करना है इस लैंड का यार, हम लोग बेच देते हैं, बल्कि शहर के अंदर हम इतनी दुख तकलीफें उठाते हैं, सब कुछ इतना महंगा है, अपनी कोठी वोटी बनाकर रहेंगे आराम से, 3-4 फ्लोर बनाएंगे, 3 किराए पर चढ़ाएंगे, आराम से पूरी ज़िंदगी बैठ के किराया खाएंगे।
जितना खेती बाड़ी हमें नहीं देखी, कल को हम खेत वेत यहाँ पर छोड़ के भी चले जाएंगे, पता चला कब्जा हो जाए, जमीन का विवाद हो जाए, कोर्ट कचहरी में कौन केस लड़ता फिरेगा, फटाफट इसको बेच के खत्म करते हैं। तो जो श्रेया पॉइंट रेस कर रही है ना अर्बनाइजेशन, ये भी एक मेजर फैक्टर है। इसकी वजह से भी लैंड जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है। एरिया अंडर फार्मिंग इज डिक्लाइंड ड्यू टू इट्स डाइवर्जन फॉर नॉन एग्रीकल्चर पर्पसेस ऑल्सो। नॉन एग्रीकल्चर पर्पस यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि गांव के अंदर भी देखो, एक एंगल तो मैंने दिया, अगर श्रेया की मैं बात को एक और एंगल से ट्विस्ट करके बोलूँ तो अर्बनाइजेशन जिस तरीके से बढ़ रहा है, तो जो खेत है प्रॉपर वो पीछे चलते चले जा रहे हैं, और वो जो फार्मिंग वाला एरिया है वो खत्म होकर अब वहां पर शहरी विकास हो रहा है। पूरा चंडीगढ़ भी ऐसे ही बना था। बहुत साल पहले लोग मुझे बताते हैं कि जनकपुरी भी पूरा जंगल और ये खेती बाड़ी वाला इलाका हुआ करता था, जहाँ पर मैं भी रहता हूँ दिल्ली में। यहाँ के जो पुराने जो लोग हैं, जो रेफ्यूजीज जो हैं, जो पार्टीशन के टाइम पर यहाँ पर आए थे, वो बताते हैं सारे, ये जो बूढ़े अंकल आंटी हैं। ऐसे ही ग्वालियर जो बना है वो भी पहले खेती बाड़ी जंगल वाला इलाका था। वो मेरे पापा के सामने शहर जो है वो पूरा का पूरा स्टैब्लिश हुआ है, धीरे धीरे कर कर वो बना है, वो अर्बनाइजेशन के फेज में आया है वो धीरे धीरे करते करते। तो बात यही है कि ये अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है लोगों की ज़रूरतों को पूरी करने के लिए। लोग, आपको पता है कि एक टाइम के बाद कंट्री जब डेवलपिंग कंट्री बनती है, डेवलपिंग कंट्री से डेवलप कंट्री जब वो बनती है, तो प्राइमरी सेक्टर पीछे जाने लग जाता है, फिर सेकेंडरी सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर जो है वो आगे आने लग जाता है। लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है, लोग खेती बाड़ी को छोड़कर या तो फैक्ट्रीज में काम धंधा ढूंढने जाते हैं, या तो वो सर्विस करते हैं, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर इंजीनियर बनाते हैं, डॉक्टर बनाते हैं, तो सर्विस सेक्टर के अंदर वो लोग जाते हैं। तो इसकी वजह से भी जो खेती बाड़ी वाले इलाके हैं ये कम हो जाते हैं। अब जैसे आज के टाइम में आप अगर शहरों में रहते हो तो आपको कोई भी बोले कि गांव जाकर खेती बाड़ी वाली ज़मीन खरीद लो, ऐसा उसको होल्ड करके रखो, तो आपको ये लगेगा कि वाद विवाद हो गया, कल को किसी ने कब्जा कर लिया और नहीं भी करा तो कौन जाएगा देखने, कौन उसकी निगरानी रखे। कल को पता चला हमारे पापा, हमारे दादा परदादाओं को, पुश्तों को तो पता था, पुरखों को तो पता था कि हमारी खेती बाड़ी है कहाँ पर। हो सकता है कि आप उस एरिया में जाओ 10 साल के बाद और आपको ये भी नहीं पता हो कि आपके खेत कौन से हैं। ठीक है। तो ये सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से ये जो एरिया अंडर फार्मिंग है वो डिक्लाइन होता चल रहा है ड्यू टू इट्स डाइवर्जन फॉर नॉन एग्रीकल्चर पर्पस। ये डाइवर्जन वाली बात समझ में आई? डाइवर्जन कैसे हो रहा है? हम्म। फ्रेगमेंटेड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग, इसे समझ में आ गया ना? ठीक है। फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स मे अफेक्ट एग्रीकल्चर ग्रोथ। ऑब्वियस सी बात है। अगर अपने एग्जांपल की बात करूं तो मैं मान गया हूं यहाँ पर अपने कजन्स के साथ कि चलो कोई बात नहीं, दादा परदादा की ज़मीन है, इसको बेचते नहीं है। आने वाले टाइम के अंदर फसलें महंगी होंगी, सब कुछ महंगा होगा, कल को सब कुछ कोविड जैसी महामारी आ गई तो कोई नौकरी वोकरी ना बची या फिर सब कुछ बर्बाद अगर हो गया, तो कोई बात नहीं, कम से कम खाने को, पेट भरने को अनाज तो रहेगा कम से कम अपने पास। तो खेती बाड़ी नहीं बेचते हैं, ठीक है। लेकिन फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स ये जो है, इट में अफेक्ट एग्रीकल्चर ग्रोथ। अगर ये सच में हम लोग सारी प्रॉपर्टी को, खेती बाड़ी वाली प्रॉपर्टी की बात करूँ मैं, अलग अलग कर लें, तो जो छोटे छोटे लैंड होल्डिंग जो है ये एग्रीकल्चर ग्रोथ को अफेक्ट करता है, एज इट एम्प्लाइज रिड्यूस कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन अ फार्म। स्मॉल फार्मर्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू इन्वेस्ट इन ट्यूबवेल्स। कैपिटल एक्सपेंडिचर कैसे रिड्यूस हो रहा है? जब ज़मीन ही इतनी छोटी सी है तो वो क्या ही इन्वेस्ट करेंगे? ट्यूबवेल पे, ड्रिप इरिगेशन पे, बल्क में इनपुट्स नहीं खरीदेंगे, फार्म प्रोड्यूस को स्टोर नहीं करेंगे कि छोटा सा ही 4-5 बोरी है, 15-20 बोरी जो अनाज हुआ है उसको फटाफट से मार्केट गल्ला मंडी के अंदर बेचा जाकर। फार्म प्रोडक्टिविटी मे बी इम्प्रूव थ्रू लैंड कंसोलिडेशन। देखो आपको सॉल्यूशन दे रहा है कि फार्म की प्रोडक्टिविटी अगर बढ़ानी है ना, तो लैंड कंसोलिडेशन जो है वो बेस्ट चीज़ है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जो सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है वहाँ पर फार्मर्स को ज़्यादा चुनौती होती है या फिर प्लांटेशन एग्रीकल्चर के अंदर, प्लांटेशन फार्मिंग के अंदर? बताओ। सब्सिस्टेंस फार्मिंग के अंदर ज़्यादा तकलीफें होती है ना, कि होती है ना फार्मर्स को? प्लांटेशन एग्रीकल्चर के अंदर वो लैंड साइज कितना बड़ा है तो अच्छे से इफेक्टिव तरीके से मैनेज हो पाता है कि नहीं हो पाता है? जो इंस्टॉल करना है, जो भी इन्वेस्टमेंट करनी है वो एक ही बार में करनी है। जबकि छोटे और मझले किसानों को, जो कि अपने लिए कोई ग्रो कर रहे हैं, उनको समझ में नहीं आता, और ऊपर से अगर मे नॉट गॉट टू सो अगर फसल बर्बाद हुई या कुछ भी अगर ऐसा होता है तो आत्महत्या करने के अलावा कोई चारा नहीं रह जाता है फिर।
ठीक है। तो मेन रीजन क्या है इस फ्रेगमेंटेशन का? मेन रीजन फॉर दिस फ्रेगमेंटेशन लैंड होल्डिंग्स इज द इनहेरिटेंस लॉज ऑफ द कंट्री। वही वाली बात है ना, इनहेरिटेंस लॉज को मैं सिंपल भाषा में बोलूं, क्या मैं ये बोल सकता हूं जॉइंट एंड लार्ज फैमिली स्ट्रक्चर या फिर साइजेस, जॉइंट फैमिली सिस्टम, लार्ज फैमिली स्ट्रक्चर, है ना, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर लैंड जो है वो डिवाइड हो जाता है, विच इज ओन्ड बाय अ फार्मर इक्वली, इट गेट्स डिवाइडेड अमंग्स हिज सन्स एंड डॉटर्स। तो जो होल्डिंग्स हैं वो छोटी पे छोटी होती चली जाती हैं जैसे वो एक एक जनरेशन से पास होती हैं। ठीक है, मान लो कि मेरे दादाजी जो हैं अगर वो इन सारे भाइयों में अगर प्रॉपर्टी को बांट गए होते, ठीक है, जैसे बुआ भी है, तो ये इनको मिलाकर जैसे अगर मैं एग्जांपल के तौर पर 6 लोग ले लूँ, ठीक है, अब मेरे पापा के पास सिर्फ इतना पार्ट होता, क्योंकि उनके बच्चे भी होते हैं और बाकी चाचा वगैरह, बुआ ताऊ वगैरह ये जो भी हैं, ठीक है। अब इनमें से इसमें से अब जैसे मैं और मेरे 2 भाई और 3 भाई हैं हम लोग मिलाकर, तो इसमें से अब हम 3 को डिवाइड करना पड़ता है ये। तो कहाँ इतना बड़ा लैंड और कहाँ इतने छोटे से लैंड में अभी ये 3 डिवीजन हो रही है, लेकिन शुक्र है भगवान का नहीं हुई डिवीजन, मेरे हाथ में सत्ता जैसी आएगी मैं डिवाइड कर दूंगा। तो these smaller land holdings pose different problems in ये पेज खो गया क्या, 16, 16, 17, these smaller land holdings pose different problems in Indian agriculture, like low productivity, low profitability to the farmers, high cost to deploy farm mechanization, etc. ठीक है, हाई कॉस्ट इज इन्वॉल्व, मतलब प्रोडक्टिविटी काफ़ी कम हो जाती है इसकी वजह से, छोटे छोटे जो ज़मीनें होती हैं फार्मर्स को प्रॉफिट बहुत कम होता है, एंड देयर इज हाई कॉस्ट इन्वॉल्व टू डिप्लॉय फार्म मैकेनाइजेशन। इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट एक छोटा किसान कैसे करेगा, ये सब इसकी बात हो रही है यहाँ पर। ये ट्यूबवेल्स, ड्रिप इरीगेशन, बल्क इनपुट्स, स्टोरेज ऑफ फार्म प्रोड्यूस, तो उसके लिए जो गोडाउंस वगैरह जो बनवाने होंगे या फिर जो स्टोरेज हाउसेज में जो बनवाने होंगे, किसी भी तरीके की छोटी बड़ी इन्वेस्टमेंट कैसे भी करने के लिए वो पैसा बेसिकली फार्मर जो लाए तो कैसे लाए, है कि नहीं। तो बिटवीन 1951 एंड 2011 द नंबर ऑफ एग्रीकल्चर वर्कर्स हैज इंक्रीज बाय 1.7%। 1951 से 2011 तक हम देखें लेटेस्ट सेंसस जो हमारे पास है, तो नंबर ऑफ एग्रीकल्चर वर्कर जो हैं वो इंक्रीज हुए हैं 1.7% से, ठीक है। लेकिन जैसा कि हमने यहाँ पर देखा था वो ओवरऑल इस टाइम ड्यूरेशन की बात कर रहा है, लेकिन जैसा कि अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ कौन गए नंबर, अगर हम बात करें इसकी, दो हजार एक से लेकर 2011 तक टोटल वर्कफोर्स एंगेज इन एग्रीकल्चर ये कम हुआ है फ्रॉम 58% टू 55% अराउंड, 54.6%, 55%, ठीक है, 3% कम हुआ है, लेकिन ये आपको ओवरऑल इसकी बात बता रहा है। बिटवीन 1951 एंड टू 2011 60 सालों की बात लगभग बता रहा है आपको। द नंबर ऑफ एग्रीकल्चर वर्कर्स हैज इंक्रीज बाय 1.7%। एक कमेटी बनी थी 2017 में, काफ़ी चर्चा में थी कमेटी, द कमेटी ऑन डबलिंग फार्मर्स इनकम। इट हैड रिकमेंडेड दैट टू इम्प्रूव फार्म प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर वर्कर्स जो हैं दे नीड टू मूव आउट ऑफ द सेक्टर। देख रहे हो, फार्म की अगर हमें प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना है, फार्मलैंड की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना है, तो इतना ज़्यादा जो एग्रीकल्चर वर्कर से जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर बर्डनड है, हमें थोड़ा सा उसको राहत देनी चाहिए एग्रीकल्चर फार्म्स को। इतने ज़्यादा वर्कर्स की आवश्यकता है नहीं जितने ज़्यादा लगे भी रहते हैं।
क्योंकि जितनों की ज़रूरत नहीं है और वो भी लगे रहते हैं, तो वो एक नेचर ले लेता है नंबर 1 पॉइंट, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट का। ठीक है। एग्रीकल्चर जो है वो लगभग आपको पता है मोर देन 50% ऑफ द पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट देता है, या लोग उसके ऊपर डिपेंडेंट है। देता क्या एम्प्लॉयमेंट? एम्प्लॉयमेंट दे कोई दे रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर, तो लोग खुशी खुशी उसके अंदर नहीं जा रहे हैं, क्योंकि अगर खुशी खुशी जा रहे होते या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर एक बहुत प्रॉस्पेरिटी वाला चीज़ होती, तो हम लोगों ने भी शायद से ग्रेजुएशन करने के बारे में सोचा होता एक बारी लाइफ में कि हम लोग बीए कर लेते हैं, एमए कर लेते हैं एग्रीकल्चर से। ठीक है। लेकिन हमारे लिए वो लास्ट ऑप्शन होगा शायद से इंडियन एग्रीकल्चर सिचुएशन को देखते हुए, है ना। तो एग्रीकल्चर जो है इट एम्प्लॉयज 50 मोर देन 50% ऑफ द टोटल वर्कफोर्स ऑफ द कंट्री। मैं 54% इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, मैंने आपको बता रखा है मोर देन 50% आपने सीख रखा है, तो आप उसी नंबर को यूज़ करो। 2011 का सेंसस हमें ये वाली चीज़ बताता है। ऐसा क्यों? लो मैन्युफैक्चरिंग बेस की वजह से, यानी कि जो सेकेंडरी सेक्टर है हमारे देश में, जो टर्शरी सेक्टर है, ये एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं बाकी वर्कफोर्स को, ड्यू टू लो मैन्युफैक्चरिंग बेस एंड लैक ऑफ स्किल्ड वर्कर्स टू बी एम्प्लॉयड इन द हाई एंड सर्विसेज इंडस्ट्री। बड़े सारे जो लोग हैं जो कि एंगेज हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, दे फेस डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब क्या है? एक खेत में एक फार्मर की फैमिली को ज़रूरत है 5 वर्कर्स की, लेकिन उसके पास 8 लोगों की फैमिली है, बाकी 3 ज़बरदस्ती जो है उस खेती बाड़ी के अंदर काम कर रहे हैं। क्या उनके एंगेज होने से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी निकल आएगी क्या उस फार्मलैंड की? ज़्यादा खेती बाड़ी हो जाएगी? उनके होने या ना होने से कोई फ़र्क पड़ता है? नहीं है। तो ये एक प्रकार की कैसी है? ये एक प्रकार की डिसगाइज बेरोजगारी है, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट है, जो कि दिख नहीं रही है लेकिन है। क्योंकि अगर ये ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि अगर ये 3 लोग कहीं और काम कर रहे होते, चाहे चाय की टपरी पे काम कर रहे होते, सड़क पर कूड़ा क्यों नहीं बीन रहे होते, सफाई क्यों नहीं कर रहे होते सड़क पर झाड़ू लेकर, तो कुछ इनकम किसी और सोर्स से अगर मिल जाती, वो फैमिली के लिए एडिशनल इनकम मिल जाती, बन जाती। लेकिन यहाँ पर एक कुछ भी काम कर लें, ये इनको लग रहा है हेल्पिंग हैंड के तौर पर एक काम आ रहे हैं, लेकिन इससे कोई प्रोडक्टिविटी फार्मलैंड की इंक्रीज नहीं हो रही है, ना ही एक्स्ट्रा कुछ प्रोडक्शन हो रही है। इनके होने या ना होने से 5 बंदों की जरूरत है। 5 की जगह चाहे 50 हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, हाँ 5 से कम हो जाए तो फर्क पड़ेगा, लेकिन 5 से 6 हो जाए, 8 हो जाए, तो थोड़ी राहत मिल जाएगी, थोड़ी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये नेचर होता है डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट का, विद जीरो एक्चुअल प्रोडक्टिविटी। एक्चुअल प्रोडक्टिविटी जीरो है यहाँ पर। मतलब एक्चुअल प्रोडक्टिविटी किसकी? जो बाकी जो एक्स्ट्रा लोग जो एम्प्लॉयड हैं। और एक्स्ट्रा लोग ये कौन होते हैं? जनरली एक्स्ट्रा फैमिली मेंबर्स। ऑल्सो रूरल लेबरर्स एंगेज इन एग्रीकल्चर, दे फेस सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट ऑल्सो इन इंडिया। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है? एक ही सीजन में उनके पास काम है। जैसे यहाँ पर एक तरीके से आप रूरल लेबरर्स को एक तरीके से भूल जाओ। आप आइसक्रीम फैक्ट्री के वर्कर्स की बात अगर आप करो, गर्मियों में जितनी आइसक्रीम बननी होती है मालिक जो है वर्करों से बनवा कर रखवा लेता है। सर्दियों के अंदर जो काम धंधा उनको कुछ मिलता नहीं है वर्करों को, और वो अब जो है इधर से उधर भटकते रहते हैं, तो उनको कुछ और काम करना पड़ता है, या तो वो वापस अपने गांव चले जाते हैं काम धंधा करने के लिए। ठीक है। और सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट रूरल लेबरर्स की कैसे होती है? उन्होंने सोइंग कर दी, अब वो क्रॉप्स की जो फसलें हैं वो रेडी, जो फसलें हैं जो जो क्रॉप्स की जो फसलें वो रेडी हो रही हैं, हार्वेस्टिंग तक, या फिर बेसिकली जो टाइम गैप है सोइंग से लेकर हार्वेस्टिंग के बीच में, फसल तो बहुत ही है, थोड़ा थोड़ा ध्यान दे रहे हैं, लेकिन अब उनके पास काम करने का साधन क्या? तो यहां पर एक चीज़ बहुत हेल्प कर सकता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करने में, अगर फार्मर्स के पास एक्स्ट्रा सपोर्ट हो इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर के साथ साथ, अगर वो किसके अंदर अपना हाथ आजमाए, एलाइड एक्टिविटीज़ में। लाइक ज़्यादा कुछ ना करें, एटलीस्ट ये तो रख ही लें। यस, क्लाइमेट चेंज ड्यू टू इंक्रीज ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, पूरा दुनिया भर में क्या हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग का इशू जो है वो देखने को मिल रहा है, और इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सबसे ज़्यादा जो सेक्टर जो प्रभावित हो रहा है, जो कि फूड इनसिक्योरिटी की संभावना को दोबारा से पैदा कर सकता है दुनिया में बहुत सारे देशों के लिए,
स्पेशली इंडिया, एग्रीकल्चर यील्ड्स उससे प्रभावित हो सकती हैं, तो वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ऐसा कुछ हो सकता है. एज वेल एज पैटर्न ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया, मेकिंग इट इंपॉर्टेंट टू ग्रो हीट रेजिस्टेंस एंड ड्रॉट रेजिस्टेंस वैरायटी ऑफ क्रॉप्स. तो हमें फार्मर्स को सबसे पहले तो जागरूक करना चाहिए कि अगर तुम खेती बाड़ी कर रहे हो एरिड रीजन्स में, सेमी एरिड रीजन्स में, रेनफेड रीजन्स में, तो जो क्रॉप यहां पर पानी के हिसाब से, पानी के मिलने के हिसाब से जो ग्रो हो सकते हैं सिर्फ वही ग्रो करो, है ना. और इसके लिए सरकार सपोर्ट कैसे दे सकती है, कैसे प्रोत्साहन दे सकती है, कैसे मोटिवेट कर सकती है, कैसे डीमोरलाइज कर सकती है फार्मर्स को, शूटिंग करके कि गोली मरवा दो फार्मर्स को, आर्मी तैनात कर दो वहां पर. हाँ, सब्सिडी और एमएसपी देकर. वाटर स्केर्सिटी याद रखना, ये हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, चैलेंजेस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर. ठीक है, ये कंटिन्यू कर रहा हूँ चैलेंजेस को. जैसे एक हमने पढ़ा स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स हैं, ठीक है. फिर डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, क्लाइमेट चेंज, वाटर स्केर्सिटी. आबादी जैसे जैसे बढ़ रही है और अर्बनाइजेशन का फेज जैसे जैसे अपनी चरम सीमा पर जा रहा है, देर इज इंक्रीज डिमांड फॉर वाटर लीडिंग टू शॉर्टेज ऑफ वाटर फॉर एग्रीकल्चर. दिस इज फर्दर कंपाउंडेड बाय इरेटिक रेनफॉल पैटर्न्स इंड्यूस बाय क्लाइमेट चेंज. अब इस इरेटिक यानी कि हमें पता नहीं होता बारिश कब होने वाली है, जब नहीं होनी चाहिए तब हो जाती है. जैसे आजकल कुछ तुक बनता है बारिश होने का, कुछ भी फायदा मिलेगा खेती बाड़ी को आजकल जो बारिश हो रही है. ये बारिश जो अब हो रही है दिवाली से लेकर अभी तक जो लगातार होती चली जा रही है बारिश, हर हफ्ते बारिश हो रही है कहीं ना कहीं, तो ये फार्मिंग के लिए श्राप है कि वरदान है. इट इज अ बून और बेन. सही कह रही, श्राप है, सच में श्राप है, श्राप है वैसे. बिकॉज यहाँ पर ये टाइम नहीं है बारिश होने का. अभी अभी फार्मर्स ने जो है, आपको पता है दिवाली के टाइम पर पराली इसलिए जलाई थी क्योंकि उनको गेहूं की फसल जो है वो बोनी थी, है ना. अब यहाँ पर क्या है कि अभी अभी जब सीड सो करा गया तो पर्याप्त मात्रा के अंदर वो फार्मर्स अपने हिसाब से पानी वगैरह डाल देते हैं. लेकिन ऐसे इरेटिक रेनफॉल पैटर्न है, पता चला पानी होते ही मतलब 4-5 दिन तक, जैसे अभी मैं ग्वालियर में था तो वहाँ बारिश होती चली गई, होती चली गई, खेत भर गए हैं उसकी वजह से कभी कभी कहीं कहीं हिस्सों में, इलाकों में. ठीक है, तो ये चीज़ ऑब्वियसली बात है विनाशकारी है खेती बाड़ी के लिए. और इससे फूड सिक्योरिटी का कंसेप्ट जो है वो दोबारा रिवर्स हो गया, फूड इनसिक्योरिटी के कंसेप्ट में कन्वर्ट हो जाएगा. फिर बात करें सीड्स की. सीड्स जो हैं, जो बीज हैं, दे आर बेसिक क्रिटिकल इनपुट फॉर एग्रीकल्चर, जो कि डिटरमाइन करते हैं यील्ड को और प्रोडक्टिविटी को. किसकी प्रोडक्टिविटी? प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप ग्रोन बाय द फार्मर. अच्छी क्वालिटी के अगर सीड्स होंगे, अगर ये मेजॉरिटी ऑफ द फार्मर्स के लिए एक्सेसिबल है ही नहीं, ठीक है, स्पेशली स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के लिए हाई प्राइस होने की वजह से, ठीक है, वो क्वालिटी सीड्स बेसिकली यूज़ नहीं कर पाए, तो ऑब्वियसली बात है अगेन इसकी वजह से भी जो फूड प्रोडक्शन है वो सफ़र करेगी. क्योंकि कैसे भी अनाज को डालकर अगर फार्मर सोचेंगे कि हम खेती बाड़ी कर लेते हैं, तो फसल जो है, फसल की पैदावार जो है वो खोखली पैदा होगी. तो अच्छी क्वालिटी के सीड्स जो हैं वो ज़रूरी हैं अगर किसान नहीं चाहते कि फसल जो है वो खोखली पैदा ना हो. ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करें मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स की, तो आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, फार्मर जो है एडवांस एग्रीकल्चर रीजन्स के, अब यहाँ पर ऐसा क्यों बोल रखा है फार्मर्स ऑफ एडवांस एग्रीकल्चरल रीजन्स. एडवांस मतलब उन रीजन्स को बोला जा रहा है जहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो सक्सेसफुल हुआ था. कहाँ कहाँ पर हुआ था? मुझे नॉर्थ इंडिया से कोई 3 कोने बता सकते हो? वेस्टर्न यूपी, पंजाब, हरियाणा. मैंने प्रीवियस लेक्चर में ये डिबेट को कवर करा था, आपकी इसी सेम डिबेट ये जो राइटर हमसे यहाँ पर कर रहा है. जहाँ जहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन आया, सक्सेसफुल हुआ, हरित क्रांति की बात कर रहा था मैं आपसे प्रीवियस लेक्चर के अंदर. मैंने आपको एक चीज़ बताई थी ना कि वहाँ पर किसानों ने नहीं, सबसे पहले तो ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर HYV वैरायटी सीड्स की रिक्वायरमेंट थी. HYV वैरायटी सीड्स की वजह से होता क्या कि अगर नॉर्मल सीड अगर आपकी फसल की पैदावार को 3x करेंगे, मतलब आपने एक बीज डाला, 3 जो हैं वो जो स्टैक्स ऑफ वीट हैं वो उग गए. मतलब समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ? कोई मिनट, ये आपने बीज डाला और ये 3 जो हैं ये स्टैक्स ऑफ वीट जो हैं या फिर जो कोई भी क्रॉप के खड़े हो गए. लेकिन अगर आप यहीं पर एक पावरफुल हाई यील्डिंग वैरायटी सीड को अगर आप डाल दो, तो ये हो सकता है ये इतने सारे 8, 10, 12, 13, 15 खड़े हो जाए इससे. ठीक है,
अब इसकी वजह से हुआ क्या है, ऐसा कर मतलब HYV वैरायटी सीड्स में एक रिक्वायरमेंट होती है कि आपको फर्टिलाइजर जो है वो चाहिए होता है, कुछ केमिकल्स चाहिए होते हैं, ठीक है, कीटनाशक चाहिए होते हैं, पेस्टिसाइड्स वगैरह चाहिए होते हैं। तो काइंड ऑफ इसकी वजह से केमिकल फर्टिलाइजर जो है वो फार्मर्स ने यूज़ करना शुरू करे अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए। इसके अलावा एक रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, वो क्या होती है, वाटर। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो दीज फर्टिलाइजर्स आर कॉस्टली और ये हर किसी स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के लिए अफोर्डेबल नहीं है। तो ऐसा जब हम कहते हैं ना कि हरित क्रांति का फायदा लिमिटेड रीजन के अंदर ही हुआ था, लिमिटेड फार्मर्स को ही हुआ था, तो ऐसा नहीं था कि वहां पर हरित क्रांति सक्सेसफुल नहीं हो सकी थी या फिर आइडियल कंडीशंस नहीं थी। पूरे देश में क्या वेस्टर्न यूपी, हरियाणा और पंजाब में ही क्या आइडियल कंडीशंस होती हैं खेती बाड़ी की? नहीं, यहाँ का किसान प्रॉस्परस था, तो HYV वैरायटी ऑफ सीड्स को, इन सब चीज़ों को अफोर्ड कर पाया। ठीक है, तो वो अपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बूस्ट कर पाया। फिर गल्ला मंडी के अंदर जाकर जब उसने अपने क्रॉप को बेचना शुरू करा तो उसकी इनकम बढ़ने लगी, 3x 10x 12x होने लगी उसकी इनकम। ठीक है, लेकिन जो छोटे और मझले किसान थे, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर से, उनकी स्थिति वहीं की वहीं रही ग्रीन रेवोल्यूशन के आने के बाद भी। यहाँ पर सरकार जो है वो सपोर्ट देने से, जितना सपोर्ट देना चाहिए था मतलब फार्मर्स की हालातों को देखते हुए, उतना नहीं दे सकी। या सरकार ने टेक्नोलॉजी मिशन तो ला दिया, लेकिन इसके ऊपर सब्सिडी या फिर इसको चीप रेट पर एक्सेसिबल बनाना छोटे मजले किसानों के लिए, ये नहीं कर पाई सरकार। ऑल्सो एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स पॉल्यूट सरफेस एंड ग्राउंड वाटर, और जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था, फर्टिलाइजर्स लीचिंग। ठीक है, भारत के अंदर फिर आपको पता है कि काउडंग जो है वो मैन्योर के तौर पर यूज करा जाता है इन एग्रीकल्चर फील्ड्स, बट इट्स यूज इज ऑल्सो लिमिटेड बिकॉज इट इज ऑल्सो यूज एज किचन फ्यूल इन रूरल एरियाज। किचन फ्यूल क्यों कहा गया इसको, काउडंग को? गाय का गोबर किचन फ्यूल की तरह कैसे यूज हो जाएगा? इसको सुखाने के बाद इसके ओपले या फिर कंडे बनाकर, है ना, तो वो जलते हैं। मैंने जैसा कि आपको बताया था ना कि गांव में कहीं कभी कभार लोग क्या करते हैं, तसला लेते हैं सर्दियों में, जैसे ना काफ़ी देर तक आग जलती है, तो वो क्या करते हैं, उन्होंने लकड़ी की राख ली या फिर कुछ लकड़ियाँ ली, कुछ कंडे लिए, एक ढक्कन केरोसिन ऑयल जो है इसके ऊपर डाला और माचिस से आग लगा दी। तो वो कंडा धीरे धीरे करके सुलगता रहता है, लकड़ियों की आग धीरे धीरे करके सुलगती रहती है, और शाम को 7 बजे से लेकर रात को 11:30 12 बजे तक वो तसला जो होता है वो रेडी रहता है आपको हीट देने के लिए। ये वाला काम ना कोयले के साथ कश्मीर के लोग भी करते हैं। लंबे लंबे वो जो कोट पहने रहते हैं, आपने कई बार मूवीज में देखा होगा या शायद से आप जानते होंगे, वो अपने बगल में एक चीज टंगाए रहते हैं जिसके अंदर हीट जलती रहती है ना, उनके शरीर को गर्मी देने के लिए। पता है आपको ये वाली बात? जैसे काइंड ऑफ जैसे अगरबत्ती का एक स्टैंड आता है ना, जहाँ से धुआं आराम आराम से छेदों से निकलता है, वैसे ही वो एक बड़ा सा एक चीज, एक बोल लिए रहते हैं जिसको लटकाए रहते हैं साइड में, उसके अंदर वो कोयला या कुछ कुछ चीजें जलाकर रखते हैं, क्योंकि कश्मीर में -डिग्री में टेम्परेचर चला जाता है, ताकि वो अपनी बॉडी को वार्म रख सकते हैं, हाथ को ताप ताप कर आगे रोड पे निकलना है, कहीं जाना है, तो वो ऐसा कर सकें। ठीक है, तो रिडक्शन इन सप्लाई ऑफ फ्यूल वुड एंड इंक्रीजिंग डिमांड फॉर फ्यूल इन रूरल एरियाज ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन, इट हैज फर्दर कॉम्प्लिकेटेड द प्रॉब्लम। अब काउडंग को किचन फ्यूल की तरह यूज करने से एक दिक्कत और होती है। मोदी जी ने क्यों कहा था कि अपनी गैस सिलेंडर के ऊपर सब्सिडी जो है उसको छोड़ दो? क्या दिक्कत है काउडंग को फ्यूल की तरह इस्तेमाल करने से? हाँ, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, लंग डिसीज जैसी प्रॉब्लम भी करता है। स्पेशली गांव की औरतों में एक चीज पाई गई है बहुत ज्यादा, क्या वो शिकारी बन रही है किसकी? ट्यूबरकुलोसिस की, टीबी की दिक्कत हो जाती है इससे। ठीक है, उसके बाद इरिगेशन। भारत के अंदर लगभग 49% 50% जो टोटल नेट सोन एरिया है वो इरिगेटेड है, वाइल द रेस्ट ऑफ 51% इज रेन फेड। एज अ रिजल्ट ज़्यादातर जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, इट इज़ डिपेंडेंट ऑन मानसून, जो कि काफ़ी बहुत बार अनसर्टेन है, अनरिलायबल है और इरेटिक है। However, faulty irrigation practices are also practiced in some regions of the country like पंजाब, हरियाणा, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुई है सैलिनिटी की, एल्किनिटी की, वाटर लॉगिंग की। फॉर एग्जांपल, इंदिरा गांधी कैनाल कमांड एरिया जो है, यहाँ पर इंटेंसिव इरिगेशन की वजह से क्या हुआ है, जो सब सॉइल वाटर लेवल है उसके अंदर शार्प राइज हमें देखने को मिला है, लीडिंग टू वाटर लॉगिंग, सॉइल सैलिनिटी एंड एल्किनिटी। लैक ऑफ मैग्नाइजेशन, पेनिट्रेशन ऑफ एग्रीकल्चर, मैग्नाइजेशन इज स्टिल लो इन इंडिया। यहाँ पर मतलब कैपिटल इंटेंसिव नहीं जाता, ये लेबर इंटेंसिव है।
ज़्यादातर जो एग्रीकल्चर ऑपरेशंस होते हैं हमारी कंट्री के लार्जर पार्ट्स में, दे आर कैरिड आउट बाय ह्यूमन हैंड्स यूजिंग सिंपल एंड कन्वेंशनल टूल्स लाइक वुडन प्लो, सिकल एक्सेट्रा. It results in huge wastage of human labor and in low yields per capita labor force. कुल मिलाकर आप इतना समझो इस पॉइंट के अंदर कि ज़्यादातर हमारे देश में जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक के ऊपर वर्क करता है, ना कि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक के ऊपर. ठीक है. फिर एग्रीकल्चर मार्केटिंग. रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये अभी भी इनएडिक्वेट है. मतलब इनएडिक्वेट किसके लिए? मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए, क्योंकि स्टोरेज फैसिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ ये हर जगह पर अवेलेबल नहीं है. ज़्यादातर जो फार्मर्स हैं वो लोकल ट्रेडर्स या फिर बिचौलियों के ऊपर, मिडल मैन के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने फार्म प्रोड्यूस को सेल करने के लिए. बहुत बार क्या होता है, फार्मर जो है उनको अपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को सेल करना पड़ता है एट एक्सट्रीमली लो प्राइसेस ड्यू टू अर्जेंट नीड ऑफ मनी. रूरल क्रेडिट सर्वे रिपोर्ट ने ये फाउंड करा कि जो फार्मर्स हैं अपने प्रोड्यूस को जो सेल करते हैं उनको मजबूरन जो करना पड़ता है वो दे सेल देयर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एट अनफेवरेबल प्लेस एंड एट एन अनफेवरेबल टाइम एंड ऑन अनफेवरेबल टर्म्स. लैक ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर. जब एक बारी फसल की कटाई हो गई तो हमारे देश में बहुत सारी जगह पर किसानों के पास प्रॉपर स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन और मार्केटिंग फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं. तो ड्यू टू पुअर पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, फार्मर जो है ये अपना जो प्रोड्यूस है इमीडिएटली आफ्टर हार्वेस्ट ये जो भी मार्केट प्राइस जो चल रहे होते हैं उस पर बेच देते हैं, क्योंकि उस टाइम पर काफ़ी लो होते हैं. अगर ये होल्ड कर सकें, उसको स्टोर कर सकें, तो जब अनाज के रेट जब ये बढ़ेंगे तभी आराम से इसको बेच सकते हैं. ड्यू टू लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटीज़, फार्मर जो है दे सेल देयर प्रोड्यूस विद इन द विलेज और नियर बाय मार्केट, बिचौलियों को और लोकल ट्रेडर्स को, ड्यू टू लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़. ओवर 40% ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस इज वेस्टेड. ये पॉइंट पुट करा था हमें अशोक दलवाई कमेटी ने, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ये आप मीन्स के अंदर कोट कर सकते हो. एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के ऊपर जब फार्मर्स इनकम को डबल करने के लिए बहुत सारी कमिटीज बनी थी, उनमें से एक कमेटी थी अशोक दलवाई कमेटी. इसने हाईलाइट करा था कि 40% से भी ज़्यादा हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस जो है, जो प्रोडक्शन होती है वो वेस्ट हो जाती है. जैसे आप जानते हो कि हॉर्टिकल्चर के अंदर ये दो चीज़ें आती हैं, ये एक्सट्रीमली पेरिशेबल प्रोडक्ट्स होते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. हालत इस कदर हो जाती है कि हमें फिर इनको जानवरों को खिलाना पड़ता है जो सड़ जाते हैं, टमाटर और ये सब. ठीक है. अशोक दलवाई कमेटी की ही वैसे अशोक दलवाई कमेटी का ये वैसे वाला पॉइंट है, लेकिन आप चाहो तो उसको अलग से करके लिख सकते हो. ऑन एन एवरेज हर साल फसल की कटाई के बाद हमारे देश में फार्मर्स को लगभग 92,651 करोड़ रुपीस का लॉस होता है. 90 ओवरऑल फार्मर्स को 92,651 रुपीज 92,651 रुपीज नहीं, लाख रुपीज नहीं, करोड़ रुपीज. लगभग देख रहे हो 90-95 1 लाख करोड़ का नुकसान है. ये पैसा अगर ये बेच लिया जाए अगर अच्छे से, जो पोस्ट हार्वेस्ट जो प्रोड्यूस है अगर उसको बेच लिया जाए, ये 90,000 करोड़. सोच रहे हो किन किन चीज़ों के काम आ सकते हैं, कितनी सारी स्कीम, कितनी सारी पॉलिसीज इससे चल सकती हैं, कितना ज़्यादा पैसा जो इन्फ्यूज करा जा सकता है बहुत सारी सेंट्रल सेक्टर और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के अंदर. देयर इज लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट. इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट क्या होता है? इसका मतलब होता है लोन्स टेकन फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, एम्प्लॉयर्स और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट ये क्या होता है? इट रेफर्स टू लोन टेकन फ्रॉम लैंडलॉर्ड्स, एग्रीकल्चर मनी लेंडर्स, फ्रेंड्स और फैमिली और प्रोफेशनल मनी लेंडर्स. तो बेटर कौन सा लोन होता है, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट या फिर नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट? लेकिन अगर ये लैक करेगा तो ऑब्वियसली बात है फार्मर जो है अर्जेंट अपनी ये मनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए, उसको उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए वो कहाँ पर अप्रोच करेंगे अपने आप को? नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट सोर्सेज के पास. द अमाउंट ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट जो कि फार्मर्स के पास अवेलेबल है, इट हैज इंक्रीज ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स. हाउएवर रूरल इंडेटनेस हैज इंक्रीज एंड लोन्स आर प्राइमरीली बीइंग यूज्ड टू मीट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन फार्मिंग, जिसकी वजह से फार्मर्स को इंकर करना पड़ता है हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, मतलब घर चलाने वगैरह के लिए और बाकी चीज़ों के लिए जो पैसा चाहिए, तब तक वो हार्वेस्टिंग वगैरह का या फिर फसल की कटाई का, मार्केटिंग जाने का वेट थोड़ी ना करते रहेंगे. उनको भी तो अपना बच्चों को पढ़ाना है, बहुत सारी चीज़ें हैं, घर का राशन लाना है, सामान लाना है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. तो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट जो है वो ये इंक्रीज तो हुआ है, लेकिन जो रूरल इंडेटनेस है इट हैज़ इंक्रीज एंड लोन्स आर प्राइमरली बीइंग यूज्ड टू मीट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन फार्मिंग और रिकरिंग हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, या तो घर खर्चे को चलाने के लिए है ना,
या फिर किसानों ने अगर जो अपना कहीं पर नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट की फॉर्म में प्राइवेट लोगों से जो लोन लिया होता है उसको चुकाने के लिए ये लोग जो हैं वो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट का यूज़ कर रहे हैं, ऐसा देखा गया है। ठीक है, तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। ये सारे के सारे फैक्टर्स हमने कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से डिस्कस करे। अब हमारे इस चैप्टर के अंदर कुछ ट्रेंड्स रह गए हैं जिसको हमें डिस्कस करना है, उसको हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।